नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम रिवीजन क्लास 18 डिस्कस करेंगे और इससे पहले की जो क्लासेस हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलो कि स्टार्टिंग की आपके जो 4 क्वेश्चन हैं वो आपके सिनोनिम्स से रहेंगे, यानी कि पर्यायवाची से रहेंगे। बाकी फिर उसके बाद आपकी एंटोनिम्स आएंगे, यानी कि उसके बाद फिर विलोम शब्द आएंगे। तो इसी प्रकार से आपको जैसे आप सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से करना है, ठीक है। और साथ ही साथ आंसर भी दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है दोस्तों व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ काजोल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है किसका, काजोल का। चलिए आंसर कीजिए, कॉक्स होगा, कमांड होगा, लिमिटेड होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका। काजोल का पर्यायवाची बताना है आपको, ठीक है। काजोल मीन्स क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। काजोल मीन्स होता है मनाना, ठीक है। किसी को मनाना कह सकते हैं, मनाना, या फिर आप इसको कह सकते हैं फुसलाना, ठीक है, फुसलाना। या क्या कह सकते हैं, बहलाना कह सकते हैं, ठीक है, बहलाना। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए। देखिए कमांड तो होगा नहीं, कमांड तो होता है आपका आदेश या आज्ञा जिसको हम बोलते हैं। परमिशन कह सकते हैं, ऑर्डर कह सकते हैं, ऑर्डर, परमिशन, ठीक है। लिमिटेड का आप जानती हैं, लिमिटेड मीन्स होता है सीमित। क्या होता है, सीमित होता है ना, लिमिटेड मीन्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कॉक्स हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। काजोल मीन्स क्या होता है, काजोल मीन्स होता है कॉक्स, मनाना, फुसलाना, ठीक है। इसको एक आपको ऑप्शन में एक वर्ड और देखने को मिल सकता है, स्वीट टॉक। अगर ऑप्शन में आपका स्वीट टॉक हो तो आप आंसर करेंगे स्वीट टॉक, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है आपका, फुसलाना, मनाना होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दोस्तों आपको सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। किसका बताना है, स्पोरेडिक का, ठीक है। स्पोरेडिक का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंट होगा, इरेगुलर होगा, परमानेंट होगा या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका मतलब। स्पोरेडिक मीन्स क्या होता है दोस्तों, स्पोरेडिक मीन्स होता है आपका कभी कभार होने वाला, ठीक है। आप कह सकते हैं अनियमित, कह सकते हैं इसको, अनियमित, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका बताइए, फ्रीक्वेंट होगा, इरेगुलर होगा, परमानेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इरेगुलर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इरेगुलर कह सकते हैं या फिर इसको आप रैंडम भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपको अगर रैंडम दिखे तो रैंडम भी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए 3 का आंसर करिए, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इफेमेरल। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका। इफेमेरल का क्या हो जाएगा, इफेमेरल, इसका सिनोनिम बताना है आपको। टेम्पररी होगा, लास्टिंग होगा, परमानेंट होगा या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका। इफेमेरल बोलते हैं दोस्तों क्षणभंगुर या अल्पकालिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हिंदी में, अल्पकालिक। क्या कह सकते हैं, अल्पकालिक, अल्पकालिक, कुछ समय के लिए, ठीक है। क्षणभंगुर, ठीक है। शॉर्ट टर्म कह सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, परमानेंट तो होगा नहीं, ठीक है। परमानेंट मीन्स तो क्या होता है आपका, स्थायी होता है, ठीक है, स्थायी, ठीक है। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऊपर आया था आपका फ्रीक्वेंट, ठीक है। इसका मतलब भी आप देख लें, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, नियमित होता है, ठीक है। मैंने आपका वहाँ पर क्या था, ऊपर जो बताया था मैंने उसको आप देख लेंगे जरूर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट मीन्स क्या होता है, अक्सर या नियमित होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो परमानेंट हो गया आपका स्थायी, ठीक है। लास्टिंग का मतलब क्या होता है, लास्टिंग होता है दोस्तों टिकाऊ, लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं ना, टिकाऊ, ठीक। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 का,
3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेम्पररी। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इफिमेरल मीन्स होता है अल्पकालिक, और इसका जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा, टेम्पररी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है दोस्तों। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रेपुडिएट। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची बताना है। रेपुडिएट का क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, अप्रूव होगा या फिर सपोर्ट होगा। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 4 का। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रेपुडिएट। क्या होता है रेपुडिएट मीन्स, रेपुडिएट मीन्स होता है दोस्तों परित्याग करना, इनकार करना कह सकते हैं। ठीक है, इनकार करना। ठीक है, इनकार करना, और क्या कह सकते हैं इसको, इनकार करना। ठीक है, और परित्याग करना कह सकते हैं, अलग करना कह सकते हैं, अलग करना। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे रेपुडिएट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिनोनिम रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिजेक्ट मीन्स भी क्या होता है, इनकार करना, मना करना। ठीक है, रिजेक्ट के साथ साथ ध्यान रखेंगे और क्या हो सकते हैं, गिव अप कह सकते हो। ठीक है, गिव अप। ठीक है, गिव अप कह सकते हैं। गिव अप के साथ साथ क्या कह सकते हैं, अबेंडन कह सकते हैं, अबेंडन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट की बात करें तो एक्सेप्ट मीन्स होता है आपका स्वीकार करना। ठीक है, स्वीकार करना होता है। ठीक है, अप्रूव का क्या होता है, अप्रूव मीन्स होता है मंजूरी देना। ठीक है, मंजूरी। और सपोर्ट का आप जानते हैं, सपोर्ट मीन्स क्या होता है, समर्थन या सहायता। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपने आंसर करना है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इसोट्रिक। आपको विलोम शब्द बताने हैं। ठीक है, पहला बताना है आपको इसोट्रिक का क्या हो जाएगा, इसोट्रिक का आपको विलोम बताना है, एंटोनिम बताना है इसका। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका, कॉमन होगा, मिस्टीरियस होगा, डेडली होगा या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, एंटोनिम बताना है। ठीक है, किसका बताना है, इसोट्रिक का। इसोट्रिक का क्या हो जाएगा, इसोट्रिक मीन्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के साथ साथ और क्या कह सकते हैं, डेल्फिक कह सकते हैं इसको, DELPHIC, डेल्फी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, गुप्त कह सकते हैं, रहस्यमयी कह सकते हैं। ठीक है, इसोट्रिक मीन्स क्या होता है, रहस्यमयी, गूढ़, गुप्त कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, कॉमन हो जाएगा, इसका विलोम बताना है। ठीक है, कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कॉमन कह सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर ऑप्शन में आपको सिंपल दिख सकता है। ठीक है, सिंपल, या फिर फैमिलियर आपको मिल सकता है। ठीक है, फैमिलियर। क्लियर है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है दोस्तों। 6 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कैप्रिसियस। चलिए, कैप्रिसियस का आपको क्या बताना है, विलोम बताना है। क्या होगा, स्टेबल होगा, फिकल होगा या फिर कॉमन होगा या फिर नन ऑफ दीज। चलिए, क्या हो जाएगा इसका मतलब, कैप्रिसियस मीन्स क्या होता है दोस्तों, बताइए, अस्थिर। क्या होता है, अस्थिर कह सकते हैं, या फिर इसको आप कह सकते हैं अचानक बदलने वाला। ठीक है, अचानक बदलने वाला, अचानक बदलने वाला। ठीक है, चंचल कह सकते हैं। ठीक है, अस्थिर कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका विलोम बताना है। स्टेबल होगा, फिकल होगा, कॉमन होगा। देखिए, कॉमन तो होगा नहीं। ठीक, आप जानती हैं कॉमन मीन्स तो सामान्य होता है। ठीक, और फिकल मीन्स क्या होता है, फिकल मीन्स होता है चंचल। ठीक है, क्या होता है, चंचल होता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा इसका। स्टेबल मीन्स क्या होता है, स्थिर। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने बताना है दोस्तों, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑस्टेंसिबल। चलिए, ऑस्टेंसिबल का आपको क्या बताना है,
विलोम बताना है। हिडन होगा, विजिबल होगा, ऑब्वियस होगा या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? ऑस्टेंसिबल। बताइए, पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है। ऑस्टेंसिबल मीन्स होता है आपका दोस्तों कह सकते हैं आप सरफेस कह सकते हैं, सरफेस। चलिए बताइए सरफेस मीन्स क्या होता है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? आउटवर्ड कह सकते हैं, आउटवर्ड। और क्या कह सकते हैं? यानी कि हिंदी में आप कह सकते हैं प्रकट कह सकते हैं। ऑस्टेंसिबल मीन्स प्रकट, प्रकट कह सकते हैं। या फिर इसको आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष कह सकते हैं, प्रत्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्रत्यक्ष है, देखिए यहाँ पर विजुअल की बात करें तो विजुअल मीन्स क्या होता है? विजुअल मीन्स होता है साफ, ठीक है, साफ यानी कि दिखाई देने वाला, विजुअल। ऑब्वियस का आप जानते हैं, ऑब्वियस मीन्स होता है स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्टेंसिबल मीन्स होता है प्रकट या प्रत्यक्ष, तो इसका क्या हो जाएगा? हिडन हो जाएगा, ठीक है। हिडन मीन्स क्या होता है? छुपा हुआ, तो ये क्या होगा? छुपा हुआ। क्लियर है? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 में भी आपको एंटोनिम बताना है। देखिए व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ पॉन्डरस। चलिए आंसर कीजिए, पॉन्डरस का एंटोनिम क्या होगा? हैवी होगा, डल होगा, लाइट होगा या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, पॉन्डरस। पॉन्डरस मीन्स क्या होता है? हैवी, ठीक है। क्या होता है? पॉन्डरस मीन्स हैवी कह सकते हैं, बल्कि कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हैवी का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का? लाइट हो जाएगा, ठीक है। लाइट मीन्स क्या होता है? हल्का, ठीक है। तो हैवी का क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा, ठीक। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डल मीन्स क्या होता है? डल मीन्स होता है सुस्त या उदासीन कह सकते हैं, डल, उदासीन, ठीक है। क्लियर है? हैवी आप जानती है, हैवी मीन्स क्या होता है? भारी भरकम, ठीक है। कह सकते हैं आप पॉन्डरस को आप क्या कह सकते हैं? भारी भरकम या अत्यधिक वजनदार जो होता है, ठीक है। हैवी बल्कि इसको हम कहते हैं। तो इसका एंटोनिम पूछा है आपको, तो लाइट हो जाएगा, हल्का, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोइंग और लिविंग इन वाटर। तो क्या हो जाएगा? वन वर्ड बताना है आपको। एक्वेरियम होगा, एक्वेटिक होगा, आर्बोरियल होगा या फिर नन ऑफ दीज। बताइए क्या हो जाएगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोइंग और लिविंग इन वाटर तो आर कॉल्ड एक्वेटिक, ठीक है। एक्वेटिक बोलते हैं दोस्तों उसको, यानी कि जलीय, ठीक है। एक्वेरियम आप जानते हैं, एक्वेरियम मीन्स क्या होता है? मछली घर होता है जहाँ पर हम मछली रखते हैं, ठीक है, एक्वेरियम। साथ ही साथ अर्बोरियल का मतलब क्या होता है? अर्बोरियल का होता है दोस्तों वानस्पतिक बोलते हैं जिसको, वानस्पतिक, ठीक है, वानस्पतिक, या जिसको आप कह सकते हैं वृक्षों से संबंध रखने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं अर्बोरियल, ठीक है। एक्वेटिक जली और एक्वेरियम जो है मछली का, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 का आंसर करना है। एनिमल विच गिव मिल्क, क्या हो जाएगा? रेप्टाइल, मैमल्स, फिकल या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? एनिमल्स विच गिव मिल्क, यानी कि ऐसे जानवर जो दूध देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हिंदी में एक शब्द है इनके लिए, क्या बोलते हैं? स्तनधारी। क्या बोलते हैं? स्तनधारी बोलते हैं ना। तो क्या बोलेंगे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 का मैमल्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैमल्स मीन्स स्तनधारी, ठीक है, या स्तनपाई कह सकते हैं। क्लियर? रेप्टाइल आप जानते हैं, रेप्टाइल मीन्स होता है आपका जो रेंगने वाले जंतु होते हैं, सरीसृप, ठीक है, सरीसृप हो गए, ठीक। रेप्टाइल मीन्स सरीसृप, रेंगने वाले जंतु। फिकल मीन्स आप अभी ऊपर बताया था आपको, चंचल। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे जानवर जो दूध देते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं दोस्तों, स्तनधारी या स्तनपाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। चलिए बताइए, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो मिस्टेक नहीं करता है, क्या बोलेंगे उसको? पेसिमिस्ट बोलेंगे, ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे या फिर आपका इनफैलिबल बोलेंगे या नन ऑफ दीज। चलिए
ये आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों कई बार, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, तो क्या कहेंगे, इनफेलिबल बोलेंगे। ठीक है, इनफेलिबल आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि कभी गलती न करने वाला। ठीक है, जो कभी गलती नहीं करता है उसको बोलते हैं इनफेलिबल। ठीक है, पेसिमिस्ट आप जानते हैं, पेसिमिस्ट होता है आपका निराशावादी। ठीक है, निराशावादी, जो निराशावादी होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पेसिमिस्ट बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट की बात करें, ऑप्टिमिस्ट होता है आपका आशावादी। ठीक है, आशावादी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर अब आपको जो है फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन है आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपका फ्रेजल वर्ब करने हैं। ठीक है, चलिए पहला देखिए यहाँ पर 12 नंबर, द टीचर डैश द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट। तो क्या आएगा यहाँ पर, कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा, कॉल इन होगा या कॉल्ड इन होगा, कॉल्ड आउट होगा, या कॉल्ड ऑफ होगा, या फिर कॉल्ड अप होगा। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, द टीचर क्या हो जाएगा बताइए, शिक्षक ने उपस्थित छात्रों के नाम पुकारे, यानी कि जो उपस्थित छात्र हैं उनके नाम पुकारे शिक्षक ने। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बताइए 12 का, बताइए, द टीचर आंसर हो जाएगा कॉल्ड आउट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, द टीचर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट। ठीक है, शिक्षक ने उपस्थिति छात्रों के नाम पुकारे। ठीक है, क्लियर है। कॉल्ड इन का किस में आता है, बुलाने के अर्थ में आता है कॉल्ड इन। ठीक है, और कॉल्ड ऑफ की बात करें, कॉल्ड ऑफ जो है आपका कैंसिल में आता है, यानी कि रद्द करने या वापस लेने या समाप्त करने के अर्थ में आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपने आंसर करना है दोस्तों। 13 है, द साइंटिस्ट विल डैश अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स नेक्स्ट वीक। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, कौन सा आ जाएगा इसमें, कैरी ऑफ होगा, कैरी आउट होगा, कैरी ऑन होगा, या फिर कैरी अवे होगा। चलिए आंसर कीजिए 13 नंबर में, द साइंटिस्ट विल डैश अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स नेक्स्ट वीक। वैज्ञानिक अगले सप्ताह कई प्रयोग करेंगे, कई प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा 13 में बताइए आंसर, कैरी आउट होगा, कैरी ऑफ होगा, कैरी ऑन होगा, या फिर कैरी अवे होगा। तो 13 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैरी आउट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द साइंटिस्ट विल कैरी आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स नेक्स्ट वीक। ठीक है, वैज्ञानिक अगले सप्ताह कई प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ कैरी ऑफ की बात करें तो कैरी ऑफ जो है दोस्तों ये जीतने के अर्थ में यूज होता है। ठीक है, कैरी ऑफ किसमें होता है, जीतने के अर्थ में। ठीक है, कैरी ऑन की बात करें तो कैरी ऑन आपका जो है कैरी ऑन जारी रखने के अर्थ में यूज होता है, जारी रखना। ठीक है, और यहाँ पर कैरी अवे की बात करें तो कैरी अवे जो है ये आपका जो है भावनाओं में बहना, इसके अर्थ में आता है। तो डी आपको समझ में आ गया होगा, कैरी अवे, कैरी ऑन, कैरी ऑफ और कैरी आउट। ठीक है, सबका अच्छे से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करना है। 14 नंबर है दोस्तों, आई कांट डैश हिज रूड बिहेवियर एनी मोर। चलिए आंसर कीजिए, क्या होगा इसमें, पुट ऑफ होगा, पुट ऑन होगा, पुट अप विथ होगा, या फिर पुट इन होगा। चलिए आंसर कीजिए, आई कांट डैश क्या हो जाएगा, हिज रूड बिहेवियर एनी मोर। क्या आ जाएगा यहाँ पर फ्रेजल वर्ब, बताइए। तो 14 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पुट अप विथ। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा, ध्यान रखेंगे, क्या बन जाएगा, आई कांट पुट अप विथ हिज रूड बिहेवियर एनी मोर। ठीक है, क्लियर है, मैं अब उसका अशिष्ट व्यवहार और बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पुट अप विथ आता है इसमें। ठीक हो गया, क्लियर है। बाकी पुट ऑफ की बात करें तो पुट ऑफ जो है आपका ये टालने के अर्थ में आता है, किसी चीज़ को, किसी काम को अगर हम टालते हैं तो टालने के अर्थ में आता है। ठीक है, पुट ऑफ यानी कि स्थगित करने के काम यूज में आता है। पुट ऑन की बात करें, पुट ऑन होता है दोस्तों, इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, ठीक है, गहने पहनते हैं, तो पहनने के अर्थ में यूज होता है पुट ऑन। ठीक है, पहनने के अर्थ में, क्लियर है। और पुट इन की बात करें तो पुट इन जो है आपका
ये काम में मेहनत लगाने के अर्थ में यूज होता है, ठीक है, पुट इन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पुट ऑफ विथ। आपको इनके यूज अच्छे से ध्यान में रखने हैं दोस्तों, फ्रेजल वर्ब के, ठीक है। चलिए अगला देखिए 15 नंबर में आपको ये बताना है, ठीक है, सी हैड टू डैश अ लॉट ऑफ पेन आफ्टर द एक्सीडेंट। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, गो ऑफ आएगा, गो थ्रू आएगा, गो आउट आएगा, या फिर गो ऑन आएगा। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। सी हैड टू डैश अ लॉट ऑफ पेन आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी कि हादसे के बाद उसे बहुत दर्द तकलीफ से गुजरना पड़ा, या बहुत दर्द से गुजरना पड़ा, या बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा, यानी कि कठिन समय या अनुभव से गुजरना। क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे गो थ्रो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे सी हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन आफ्टर द एक्सीडेंट, तो हादसे के बाद उसे बहुत दर्द से गुजरना पड़ा, ठीक है, गो थ्रू होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे 16 नंबर, आंसर करना है व्हाट इज द नेम ऑफ सरोजनी नायडूज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन। ये तो कई बार बता चुका हूँ, चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। सरोजनी नायडू का फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन बताना है, द ब्रोकन विंग, द बर्ड ऑफ टाइम, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा 16 का। 16 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। पहला पोइट्री कलेक्शन है सरोजनी नायडू का, कौन सा है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। कब आया था ये, 1905 में आया था, 1905 में, ठीक है। दूसरा इनका कौन सा पोइट्री कलेक्शन था, दूसरा था इनका कौन सा था, द बर्ड ऑफ टाइम, ठीक है, द बर्ड ऑफ टाइम दूसरा पोइट्री कलेक्शन इनका कब आया था, 1912 में आया था। तीसरा कौन सा था इनका पोइट्री कलेक्शन, द ब्रोकन विंग था तीसरा, ठीक है, ये तीसरा हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, और ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से भी आपको पूछ ले जाएंगे, ठीक है। द ब्रोकन विंग कब आया था इनका पोइट्री कलेक्शन, आपका 1917 में, ठीक है, 1917 में, क्लियर है। तो ये ध्यान में रखने, 1905 में पहला आया था गोल्डन थ्रेशोल्ड, दूसरा द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में, और 1917 में आया था द ब्रोकन विंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करना है विच नोवेल ऑफ मुल्कराज आनंद डिपिक्ट द लाइफ ऑफ अ स्वीपर बॉय। चलिए आपको बताना है मुल्कराज आनंद का कौन सा नोवेल है जो डिपिक्ट करता है दोस्तों स्वीपर बॉय, जहाँ पर आपको स्वीपर बॉय देखने को मिलता है। देखिए ऑप्शन कूली, अनटचेबल, द विलेज, द बिग हार्ट। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। मुल्कराज आनंद, इनके सारे वर्क्स आपको बता रखे हैं मैंने जो है मुल्कराज आनंद के। अनटचेबल हो गया, कूली हो गया, ठीक है, टू लीव्स एंड अ बर्ड हो गया, द विलेज हो गया, अक्रॉस द ब्लैक वाटर हो गया, द बिग हार्ट हो गया, सारे इन्हीं के हैं वर्क्स, ठीक है। तो कहाँ पर आपको स्वीपर बॉय देखने को मिलता है, किस नोवेल में मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनटचेबल, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनटचेबल कब आया था इनका पूछा जा सकता है, 1935, ठीक है, अनटचेबल आया था। कूली कब आया था इनका वर्क, कूली भी जो है मुल्कराज आनंद का वर्क है, ये आया था 1936 में, ठीक है। द विलेज पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, द विलेज वर्क कब आया था इनका, यह आया था 1939 में, ठीक है, द विलेज करके, ठीक है। द बिग हार्ट याद रखेंगे, ये भी इन्हीं का वर्क है, ठीक है। ये सारे वर्क्स आपको ध्यान में रखने हैं मुल्कराज आनंद के, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क हैं। साथ ही साथ इनके अदर वर्क्स की बात करें मुल्कराज आनंद के, तो काफ़ी सारे वर्क हैं दोस्तों इनके। एक पूछा जाता है टू लीव्स वाला, ठीक है, टू लीव्स एंड बर्ड, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ये भी इन्हीं का वर्क है, ठीक है, ये आया था 1937 में, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे जो हैं वर्क्स ध्यान में रखने हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है दोस्तों व्हेन डिड आर के नारायण डाई। आपको बताना है आर के नारायण की डेथ जो है कब हुई थी, ये सारे बता रखे हैं मैंने आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा बताइए राइट आंसर यहाँ पर, आर के नारायण की डेथ कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 का 2001, ठीक है, 2001 में जो है आर के नारायण की डेथ हुई थी दोस्तों, ठीक है। इनका बॉर्न पूछा जा सकता है आपको, जन्म कब हुआ था आर के नारायण का, तो ये भी ध्यान में रखना है। आर के नारायण का जन्म हुआ था 1906 में, 1906 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, मद्रास में, कहाँ हुआ था, मद्रास चेन्नई में इनका जन्म हुआ था दोस्तों आर के नारायण का, और इनकी डेथ हुई थी 2001 में, क्लियर है।
इनके सारे वर्क्स आपको बता रखे हैं मैंने, आर के नारायण के इंपॉर्टेंट वर्क्स, जैसे आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स है, ठीक है, ध्यान रखने दोस्तों, ठीक है, इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे आपका सारे मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड, ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स कब आया था, स्वामी एंड फ्रेंड्स इनका वर्क 1935 में आया था, ठीक है, 1935 में, ठीक है। इसके बाद जो है द बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है, द बैचलर ऑफ आर्ट कब आया था, बताइए बताइए कब आया था, बैचलर, द बैचलर ऑफ आर्ट्स यह आया था इनका 1937 में, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ द डार्क रूम, द डार्क रूम, ठीक है, डार्क रूम कब आया था इनका, डार्क रूम आया था 1938 में, ठीक है, इस ऐसे याद भी रखना क्रम में, ठीक है, 35, 37, 38, ठीक है। इसके साथ साथ और कौन से वर्क आए इनके, इनका आया दोस्तों द इंग्लिश टीचर, ठीक है, कई बार पूछा गया है, द इंग्लिश शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंग्लिश टीचर कब आया इनका, ये आया था 1945 में, ठीक है, 1945 में आया था। इसके बाद इनका इंपॉर्टेंट वर्क आपने पढ़ा है द गाइड, ठीक है, द गाइड कब आया था इनका, द गाइड आया था इनका 1958 में, द गाइड, ठीक है। इससे पहले इनका एक वर्क और आया था दोस्तों, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ठीक है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट आया था इनका 1952 में, क्लियर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स दोस्तों ध्यान में रखने हैं आर के नारायण के, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर करेंगे। 19 नंबर में देखिए दोस्तों, तुगलक वॉज ग्रीस कर्नाड्स सेकेंड प्ले, व्हाट वॉज हिज फर्स्ट प्ले। चलिए आंसर कीजिए, ग्रीस कर्नाड का सेकेंड प्ले कौन सा है, सेकेंड प्ले है तुगलक, ठीक है। आपको पूछा है फर्स्ट प्ले कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, हाई वदना, नागमंडला, ययाति या फिर नन ऑफ दीज। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। इनके सारे वर्क्स बता रखे हैं मैंने आपको, सीरियल में याद रखना है ग्रीस कर्नाड के इंपॉर्टेंट वर्क्स, ठीक है। तुगलक कब आया था, ये तुगलक आप जानते हैं कब आया था, 1964 में आया था, ठीक है, तुगलक। फर्स्ट ये है, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट हो जाएगा आपका ययाति, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड प्ले जो है तुगलक है, फर्स्ट ययाति हो गया। ययाति कब आया था, 1961 में आया था ययाति, ठीक है। तो इसी क्रम में रखेंगे, पहले ययाति आया, उसके बाद फिर आपका तुगलक आया, ठीक है। पहला ययाति, दूसरा तुगलक, तीसरा कौन सा आया इनका, हाई वदना, ठीक है, यहाँ पे लिखा है हाई वदना जो है तीसरे नंबर में आया। कब आया दोस्तों ये, 1971 में, ठीक है। चौथा आया इनका नागमंडला, ठीक है, चौथा क्या आया, नागमंडला, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। नागमंडला कब आया इनका, ये आया था 1988 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ग्रीस कर्नाड का पहला प्ले कौन सा है, पहला है ययाति 1961 में आया, दूसरा है तुगलक 1964 में आया, तीसरा है हाई वदना 1971 में आया और चौथा है नागमंडला 1988 में आया, ठीक है। ये सारे आपको ऐसे ध्यान में दोस्तों रखने हैं, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, विच लिटरेरी अवार्ड डिड गिरीश कर्नाड रिसीव इन 1998। चलिए आंसर कीजिए, गिरीश कर्नाड को जो है 1998 में कौन सा अवार्ड मिला था दोस्तों इनको, ठीक है, बताइए कौन सा अवार्ड मिला था। पद्मश्री मिला था, पद्म भूषण मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था या फिर नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा बताइए। 20 का आंसर करेंगे, गिरीश कर्नाड को 1998 में कौन सा प्राइज मिला था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सा मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, ठीक है, क्लियर है। गिरीश कर्नाड को जो है ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था, 1998 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, कई बार मैंने आपको बता रखा है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अब आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बताने हैं, आंसर करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, ही लेफ्ट आफ्टर द मीटिंग हैड एंडेड। तो आपको बताना है यहाँ पर आफ्टर में जो है
कौन सा यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, ठीक है। प्रीपोजिशन होगा, एडवर्ब होगा, कंजंक्शन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। ही लेफ्ट डैश द मीटिंग हैड एंडेड, क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट का। ये क्या है दोस्तों, कंजंक्शन है, जोड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ही शोर ग्रेट पेशेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। सी शोड ग्रेट पेशेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो पेशेंस में आपको बताना है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, वर्ब, नाउन, एडवर्ब, वर्ब। चलिए आंसर कीजिए। सी शोड क्या होगा बताइए। उसने इंटरव्यू के दौरान क्या किया, बहुत धैर्य दिखाया। तो क्या हो जाएगा, सी शोड ग्रेट पेशेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो पेशेंस में क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर पेशेंस क्या है, नाउन है, ठीक है। सी शोड ग्रेट पेशेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यानी कि उसने इंटरव्यू के दौरान बहुत धैर्य दिखाया, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें आपको पूछा जा सकता है कि ये शोड में जो है कौन सा हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें हो जाएगा आपका वर्ब है, ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा। इस प्रकार से भी आपको कोई भी इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर है। इसमें पूछ लिया जाएगा आपको ड्यूरिंग में क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, बताइए क्या हो जाएगा ड्यूरिंग में। सी शोड ग्रेट पेशेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, उसने इंटरव्यू के दौरान बहुत धैर्य दिखाया। तो ड्यूरिंग में क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग में होगा प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन हो जाएगा, प्रीपोजिशन, ठीक। क्लियर है। इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा तो इंटरव्यू में क्या हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें नाउन हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर पेशेंस में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आंसर करना है, ही इज फार बेटर एट मैथमेटिक्स देन हिज कजिन। चलिए आंसर कीजिए। ही इज फार बेटर एट मैथमेटिक्स देन हिज कजिन। तो क्या हो जाएगा, वह गणित में अपने चचेरे भाई से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको बताना है फार में, ठीक है। फार में जो है क्या हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑप्शन देखिए, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रीपोजिशन। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर। ही इज फार बेटर, ठीक है, फार बेटर एट मैथमेटिक्स देन हिज कजिन। क्या हो जाएगा, वह गणित में अपने चचेरे भाई से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर दोस्तों फार में हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा फार में। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों एडवर्ब, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको जो है अन्य भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पर आपका बेटर है, फार बेटर, बेटर में क्या हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेटर में हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। मैथमेटिक्स में क्या होगा बताइए, बताइए, चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स नाउन हो जाएगा, ठीक है। और बताइए, देन यहाँ पर क्या होगा, देन आपका कंजंक्शन हो जाएगा, कंजंक्शन, ठीक। क्लियर है। तो ये ऐसे भी आपको पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर करना है, द बॉल रोल्ड अक्रॉस द प्लेग्राउंड। कंजंक्शन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, अक्रॉस में बताना है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर। द बॉल रोल्ड अक्रॉस द प्लेग्राउंड, यानी कि गेंद खेल के मैदान में मैदान के आर पार लुढ़क गई। तो क्या हो जाएगा अक्रॉस में यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए यहाँ पर जैसे बॉल है, बॉल क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा, ठीक है। और रोल्ड क्या होगा, रोल्ड आपका वर्ब हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब बताइए क्या होगा अक्रॉस में, बताइए। अब 4 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्री पोजिशन है दोस्तों अक्रॉस, ठीक है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अक्रॉस हो गया, ठीक है, बिटवीन हो गया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अक्रॉस में, ठीक।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपने आंसर करना है ही स्पोक लिटिल अबाउट हर पास्ट। चलिए आंसर कीजिए। शी स्पोक लिटिल अबाउट हर पास्ट, लिटिल में बताना है, एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन होगा, एडवर्ब होगा या फिर नाउन होगा। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आपने तैयार कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से आपको 110% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ब है दोस्तों ये, ठीक है, लिटिल। और बाकी यहाँ पर सी की बात करें, सी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और स्पोक जो है आपका ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, ठीक है। स्पीक का पास्ट है, ठीक। और अबाउट की बात करें तो अबाउट क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। हर क्या है यहाँ पर, हर जो है यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन। और नाउन आप जानती हैं पास्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों आपने आंसर करना है ही कैन प्ले ऑन डैश वायलिन। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसमें, ए आएगा, एन आएगा, दी आएगा या फिर नो आर्टिकल। तो आर्टिकल से बताने हैं आपने दो क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए ही कैन प्ले ऑन द वायलिन होगा, ठीक है। क्या होगा, द वायलिन होगा, वह वायलिन बजा सकता है, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपने आंसर करना है मिस्टर सिन्हा इज डैश MP। चलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हम जब भी हम कोई एब्रीविएशन फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जहाँ पर एब्रीविएशन होता है वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं ये मैंने आपको पहले बता रखा है अच्छे से, ठीक है। चलिए मिस्टर सिन्हा इज डैश MP क्या हो जाएगा, MP हो या आपका MLA हो या आपका MA हो या फिर आपका MBBS हो, ठीक है, किसका यूज़ करते हैं। चलिए ये मैंने बता रखा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको सभी को याद होगा। तो राइट आंसर 7 का हो जाएगा आपका N, ठीक है। मिस्टर सिन्हा इज एन MP, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे दोस्तों। 8 है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज। चलिए आंसर कीजिए। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को हम किस नाम से भी जानते हैं वो आपको बताना है, किस नाम से जानते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड को। मिडिल इंग्लिश पीरियड, एंग्लो सैक्सन पीरियड या फिर नॉर्मन पीरियड। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। 8 का राइट आंसर करना है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज एंग्लो सैक्सन पीरियड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को हम एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। द रेस्टोरेशन पीरियड बिगन इन, ठीक है, आप सभी जानते हैं रेस्टोरेशन पीरियड जो है ये कब स्टार्ट हुआ था। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी ने पढ़ा है 1660, ठीक है, 1660 में जो है स्टार्ट हुआ था दोस्तों रेस्टोरेशन पीरियड, ठीक है। अगला बताइए क्वेश्चन 10 का आंसर करना है द लिरिकल बैलेट्स 1798 इज अ की वर्क एसोसिएटेड विथ। बताइए क्या हो जाएगा, द राइज ऑफ द नोबल, द रोमांटिक रोमांटिक मोमेंट्स या फिर न्यू क्लासिकल सटायर या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा, द लिरिकल बैलेट्स इज अ की वर्क एसोसिएटेड विथ द रोमांटिक मोमेंट, ठीक है, आप सभी जानते हैं, क्लियर है। 1798 आप सभी जानते हैं रोमांटिक पीरियड, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों T.S. इलियट्स पोएम द वेस्टलैंड इज साइटेड एज अ डिफाइनिंग वर्क ऑफ। चलिए साइटेड एज अ डिफाइनिंग वर्क ऑफ रोमांटिसिज्म या फिर मॉडर्निज्म या फिर विक्टोरियन रियलिज्म या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर। T.S. इलियट की जो पोएम है द वेस्टलैंड इज साइटेड, ये उद्धृत है एज अ डिफाइनिंग वर्क ऑफ, परिभाषित करती है किसको। तो बी हो जाएगा राइट आंसर मॉडर्निज्म, ठीक है, क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने आंसर करना है
विच रोमांटिक पोएट वॉज ऑल्सो अ लाइसेंस्ड फिजिशियन। कौन था दोस्तों, कौन सा रोमांटिक पोएट था जो एक क्या था आपका लाइसेंस्ड फिजिशियन था? चलिए बताइए, जिसके पास आपके फिजिशियन की जो है जिसके पास लाइसेंस था, यानी कि डॉक्टर था, कौन था बताइए? जॉन कीट्स, पीबी शैली, आर्नोल्ड या फिर नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी ने पढ़ा है, मैंने डिटेल में भी बता रखा है आपको, क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स। ठीक है, जॉन कीट्स याद रखेंगे, ये लाइसेंस्ड फिजिशियन थे दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, आंसर करना है। पीबी शैली ओजीमेंडियास एक्सप्लोर द थीम ऑफ। ये शैली का वर्क है, ओजीमेंडियास। ठीक है, ओजीमेंडियास जो है ये एक्सप्लोर करता है थीम ऑफ इंटरनल लव एंड नेचर्स क्रुएलिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर एंड लेजेसी या फिर आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। क्या हो जाएगा 13 का? बताइए, आंसर कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों द इम्परमानेंस ऑफ पावर एंड लेजेसी। ठीक है, इसको मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ा तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? द इम्परमानेंस ऑफ पावर एंड लेजेसी होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में आपने आंसर करना है, विच रोमांटिक पोएट वॉज नॉन फॉर हिज एप्रिसिएशन ऑफ क्लासिकल ग्रीक आर्ट एंड थॉट। ये आपने पढ़ा है दोस्तों, ग्रीक यहाँ पर आ चुका है, ग्रीक आर्ट एंड थॉट। चलिए बताइए, कौन सा रोमांटिक पोएट है, उसको जाना जाता है एप्रिसिएशन ऑफ क्लासिकल ग्रीक आर्ट एंड थॉट के लिए? किसको जाना जाता है, किस रोमांटिक पोएट को जाना जाता है एप्रिसिएशन ऑफ क्लासिकल ग्रीक आर्ट एंड थॉट? पीबी शैली, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा राइट आंसर 14 का? 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, जॉन कीट्स को जाना जाता है एप्रिसिएशन ऑफ क्लासिकल ग्रीक आर्ट एंड थॉट के लिए। ठीक है, अगला देखेंगे 15 नंबर, आंसर करेंगे, एडोनिस इज एन इलेजी रिटन बाय शैली फॉर। पीबी शैली ने लिखा था दोस्तों एडोनिस को। ठीक है, एक किसके लिए लिखा था इन्होंने बताना है? विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स, अर्नोल्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का, क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, आंसर करना है, व्हाट पोएटिक फॉर्म इज यूज्ड इन टेनिसन इन मेमोरियम। आपको बताना है, टेनिसन का वर्क है दोस्तों इन मेमोरियम, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, इसमें इन्होंने कौन से पोएटिक फॉर्म का यूज़ किया है ये आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए, तर्जा रीमा, क्वाट्रेंस इन आयम्बिक पेंटामीटर, सॉरी आयम्बिक टेट्रामीटर या फिर फ्री वर्स या फिर हीरोइक कपलेट्स? चलिए आंसर कीजिए 16 का। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने दोस्तों इन मेमोरियम में कौन सा पोइटिक फॉर्म यूज किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, क्वाट्रेंस इन आयम्बिक टेट्रामीटर। क्लियर है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन मेमोरियम मैंने बता रखा है आपको इसके बारे में। ठीक है, सारे फैक्ट यहाँ से देख लेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है, अर्नोल्ड्स टचस्टोन मेथड इज ए कॉन्सेप्ट इन। चलिए, मैथ्यू अर्नोल्ड का दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है टचस्टोन मेथड, तो इन्होंने जो है टचस्टोन मेथड का यूज़ किया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। तो आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों थियोलॉजी का, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, या फिर आपका म्यूजिक थियोरी का, या फिर नन ऑफ दीज? तो आप जानते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड जो है आपके लिटरेचर से हैं, तो यहाँ पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको टचस्टोन मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है आपका टचस्टोन मेथड? ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो है इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था टचस्टोन मेथड का। ठीक है, टचस्टोन मेथड क्या होता है? इसको हम जो है दोस्तों कह सकते हैं साहित्यिक आलोचना की, यानी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एक ये तुलनात्मक विधि है। क्या है? तुलनात्मक विधि। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें किसी कविता की गुणवत्ता परखने के लिए उसकी पंक्तियों की तुलना किससे की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किससे की जाती है? होमर से की जाती है। ठीक है, दांते से की जाती है।
ठीक है, साथ ही साथ शेक्सपियर से की जाती है, ठीक है, शेक्सपियर से की जाती है, या फिर आपका मिल्टन से की जाती है, मिल्टन। तो ध्यान रखेंगे होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो टच स्टोन मेथड है ये साहित्यिक आलोचना की एक तुलनात्मक विधि है। अगर हम इसकी बात करें टच स्टोन मेथड की, तो ये किस प्रकार से होता है, तो ध्यान रखेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको किस प्रकार से यूज किया। ठीक है, इसमें होता है, देखिए किसी कविता की अगर गुणवत्ता परखनी हो, इनकी कविता कितनी अच्छी है, ठीक है, तो इसकी गुणवत्ता परखने के लिए क्या किया जाता था, उसकी पंक्तियों की तुलना किससे की जाती थी, होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन के प्रसिद्ध रचनाओं के प्रसिद्ध अंशों से उनकी रचना उनकी तुलना की जाती थी। इसी को हम कहते हैं टच स्टोन मेथड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैथ्यू अर्नोल्ड का नाम याद रखना टच स्टोन मेथड से। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको कि टच स्टोन मेथड का यूज किसने किया, ध्यान रखेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, यह साहित्यिक आलोचना की एक तुलनात्मक विधि है। इसमें किसी कविता की गुणवत्ता पर रखने के लिए उसकी पंक्तियों की तुलना होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन जैसे महान कवियों की रचनाओं के प्रसिद्ध अंशों से की जाती है। इसी को हम कहते हैं टच स्टोन मेथड। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, विच ब्रिटिश प्लेराइट इज नॉन फॉर कॉमेडी ऑफ मैनस। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। कॉमेडी ऑफ मैनस जो है किसको जाना जाता है, किस ब्रिटिश प्लेराइट को जाना जाता है इसके लिए, कॉमेडी ऑफ मैनस के लिए, बताइए। ऑप्शन देखिए, स्टीफन स्पेंडर, हैरोल्ड पिंटर, हेमिंगवे, या फिर नन ऑफ दीज। ये भी मैंने आपको बताया है, कॉमेडी ऑफ मैनस, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है खतरे की कॉमेडी। ठीक है, खतरे की कॉमेडी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक नाटकीय शैली है दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 18 का क्या हो जाएगा, हैरोल्ड पिंटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसको जाना जाता है, कॉमेडी ऑफ मैनस के लिए हैरोल्ड पिंटर को जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलिए ये क्या है, एक मैंने बता दिया आपको, नाटकीय शैली है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आपने आंसर करना है दोस्तों, विच पोइट्रिक डिवाइस इज कॉमन इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 19 का, विच पोइट्रिक डिवाइस इज कॉमन इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, फ्री वर्स, राइम, अलिट्रेशन, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, बताइए 19 का। राइट आंसर हो जाएगा एलिट्रेशन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का, आपको बताना है विच पोएट इज नॉन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द इगोस्टिकल सबलाइम। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर दो टाइप से पूछे जाते हैं यहाँ पर इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को अच्छे से। इगोस्टिकल सबलाइम जो है दोस्तों, आपको पूछा गया है विच पोएट इज, यानी कि किस पोएट को जाना जाता है, ठीक है, इगोस्टिकल सबलाइम कॉन्सेप्ट के लिए। ऑप्शन देखिए, एस.टी. कॉल्डिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनेगा कि इगोस्टिकल सबलाइम ये टर्म जो है ये किसने कॉइंड किया। ठीक है, इस टर्म को किसने कॉइंड किया। ठीक है, किसने कॉइंड किया, तो इसको कॉइंड किया था जॉन कीट्स ने, जॉन कीट्स। क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर पूछा गया है किसको जाना जाता है इस कॉन्सेप्ट के लिए, तो ध्यान रखेंगे 20 का राइट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दो टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे इससे, इगोस्टिकल सबलाइम से। अगर आपको पूछा जाए कि इगोस्टिकल सबलाइम टर्म किसने कॉइंड किया, आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स। अगर आपको पूछा जाएगा कि नॉन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इगोस्टिकल सबलाइम, तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। क्लियर है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है, कॉइंड किसने किया, जॉन कीट्स ने, और किसको जाना जाता है इसके लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए, तब आप विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।